Hey there, in this video we'll understand the topic isotopes and basically the radioactive isotopes. ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक आइसोटोप्स के बारे में जानकर हम आ रहे हैं डायरेक्टली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की तरफ। तो सबसे पहले when a radioactive element emits an alpha particle, its mass number reduces by 4 unit and atomic number reduces by 2 units. तो अगर ये टॉपिक अगर इससे पहले वाला टॉपिक मेरे साथ आपने किया था दैट इज रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन का, तो ये बात आपको पता होगी, अदरवाइज फिर भी बता देती हूँ। जब भी हमारे पास जो हमारा बेसिकली अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल जाएगा, मान लो आपके पास में से मास नंबर फिर 4 चला जाएगा, तो देखो अल्फा पार्टिकल के जाते ही मास नंबर 4 कम हो गया, और ये जो एटॉमिक नंबर 2 था ना अल्फा पार्टिकल का, तो जब आपका अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा। तो कहता है ऐसा होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे x की पावर में आपके पास पहले था a नहीं, चलो मास नंबर के लिए m मान लेते हैं, एटॉमिक नंबर के लिए a मान लेते हैं, ये था आपके पास पहले। ठीक है, फिर उसमें से आपने एक अल्फा पार्टिकल रिमूव कराया, अब आपके पास आया m-4, ये उसका मास नंबर, और अल्फा नहीं ना, a-2 इसका एटॉमिक नंबर बन गया। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ आई। नाउ इफ द न्यू एलिमेंट फॉर्म फर्दर लूसेस 2 बीटा पार्टिकल, कहता अब इसमें से अगर मैं -2 बीटा पार्टिकल कर दूं तो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए बीटा पार्टिकल में मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि बदलता कौन है आपका। यहाँ पे तो मैं ये चलो सेम ही रखती जा रही हूँ, यहाँ पे ये x कर लेते हैं, इसे x डैश कर लेते हैं चाहे तो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि देखो ना एटॉमिक नंबर तो बेटा बदल गया ना, इसलिए मैंने x डैश कर दिया। मतलब मान लो जैसे ये कार्बन हो गया, तो जैसे मान लो आपके पास ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, कार्बन हो गया, तो इसलिए चेंज आया है ना। देखो ना एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, तो एटॉमिक नंबर के बदलने से ये बदला। अच्छा, अब अगर ये 2 बीटा पार्टिकल क्या करे, लूज करे, तो आपको पता होना चाहिए जब कोई एक बीटा पार्टिकल लूज करता है, ठीक है, जब कोई एक बीटा पार्टिकल वहां से जाता है, तो उस केस में आपके पास में क्या सीन आता है, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। तो इसमें आपका एटॉमिक नंबर एक बीटा पार्टिकल जाने के लिए क्या हो जाता, a-2 + 1, एक से इंक्रीज हुआ। 2 बीटा पार्टिकल गए हैं तो एक और से इंक्रीज कर देंगे, तो ये आया a-2 + 2, तो ये वापस से कितना आ गया, a। तो ये बात बता रहे हैं हमें कि जब एक अल्फा पार्टिकल जाता है मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, लेकिन जब उसमें से 2 बीटा पार्टिकल को और निकाला जाए तो मास नंबर तो उसका वो वही m-4 ही रहेगा, और एटॉमिक नंबर a-2 बन जाता है। वहीं जब इसमें से -2 बीटा किया, तो इस केस में हमारे पास में -2 बीटा करने के लिए ही a-2 + 2 हो जाएगा ताकि a आ जाए। अब देखिए जरा, इसमें मैंने यहाँ पे इसको एक्साई या कह लो चलो एक्स की फॉर्म में ही क्यों लिखा है, चेंज क्यों नहीं किया। तो देखो मैंने बताया ना, जो एटॉमिक नंबर होता है यही बताता है हमें कि हमारे पास में जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो देखो एलिमेंट सेम है। अब आप देख सकते हो इन दोनों एलिमेंट में एक ही एलिमेंट, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने तो भी कार्बन ऑक्सीजन की एग्जांपल दी थी, बल्कि वो यहाँ चलेंगे नहीं, हमें रेडियोएक्टिव की बात कर रहे हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है, तो उनके केस की बात करें तो कहता इसमें देखो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। तो इसी तो कहते थे आइसोटोप्स। अगर आपको याद हो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो याद नहीं है तो याद दिलाऊं, जैसे कार्बन में हमारे पास होता था 12, 14, उसे वो भी थोड़े कम जानी पहचानी एग्जाम्पल है। क्लोरीन के लिए होता था 35, 37। ठीक है, तो इनको हम फिर यूज करके इसका जो ये इनका अलग अलग मास नंबर है, इसके बेसिस पर हम इसका एक सिंगल मास नंबर इसमें से यूज कर लेते थे एवरेज निकाल के, राइट। तो बस वही हमने यहाँ पे एक बात की है कि देखो यहाँ पे भी आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी बन सकते हैं। बनने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक अल्फा पार्टिकल निकालना होगा, फिर आपको उसके बाद में 2 बीटा पार्टिकल्स को भी निकालना होगा, उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा, उसका एक आइसोटोप बन जाएगा। अब अगर इसमें से फिर से आप अल्फा पार्टिकल निकालते तो क्या हो जाता, सोचो, अगर इसमें से एक और अल्फा पार्टिकल चला जाता तो ये बन जाता, मास में चेंज आता m-4 और ये a-2 हो जाता। फिर ये हो जाता ना m-4 नहीं सको m-8 और ये a-2 हो जाता। उसमें से फिर आप 2 बीटा पार्टिकल्स निकाल देते तो अगेन आपके पास m-8 और a के लिए एक और ग्रुप आ जाता। तो आप बोलते इसका और वो
ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप। तो इस हिसाब से आप एक्स के ही कितने सारे आइसोटोप्स ऐसे ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो बस वही चीज है। व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट emits an alpha particle, its mass number reduces by 4 unit, atomic number reduces by 2 unit. Now if the new element formed further loses 2 beta particle, then the element obtained will have the same atomic number as that of the parent atom, but will have mass number less by 4 unit as compared to parent atom. तो यहाँ पे parent कौन है, ये, और ये उसका child है। तो आप देख सकते हो चाइल्ड और पेरेंट में आपको मास नंबर का डिफरेंस दिख रहा है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। As a result of these, the element formed at the last and the parent element are called isotopes. तो ये आइसोटोप हो जाएंगे। आइसोटोप कौन होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। एग्जांपल में हमारे पास इन्होंने हाइड्रोजन की दिया है, कहते हैं इनका एटॉमिक नंबर सबका 1 है लेकिन मास नंबर 1, 2, 3 है। अभी इसी में अगर हम रेडियो एक्टिव में देखें, रेडियो आइसोटोप्स कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप। जो यूरेनियम के लिए दिया है, कहता है एक एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का, वो तो पक्का। तो कहता है एक आपका 235 पे एग्जिस्ट करता है, एक 238। मतलब ऐसा मानो ना, एक आपके पास आप गए बाजार में एप्पल खरीदने को, तो आपने बोला एक एप्पल कर दो, ये नहीं बोला आधा किलो 1 किलो ना, आपने बोला एक एप्पल कर दो। तो पहला आपका एप्पल मान लो आ जाता है 175 ग्राम्स का, दूसरा एप्पल आ जाता है 200 ग्राम का, ठीक है, मैंने एकदम रफली बताया। तो आपका आप देख सकते हो ना, एक चीज क्या है एप्पल, लेकिन दो अलग अलग भागों में, दो अलग अलग वेट्स के हिसाब से प्रेजेंट है। बस वही कुछ चीज यहाँ पे भी हमें आइसोटोप में देखने को मिलती है। क्लोरीन के लिए हमने 35-37 मैंने बताया होते ही हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर सेम, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहता है एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम है, हमने भी कहा, तो इनका नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है। प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ सिंस द मास नंबर आर डिफरेंट, द सम ऑफ द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर इज डिफरेंट। अब क्या बात है, इन सबको मैं समझा देती हूँ। हम किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर बताते हैं ना, जैसे हम कार्बन का बताते हैं 6, इसका क्या मतलब है कि कार्बन, मैं एटम की बात कर रही हूँ, आयन की नहीं, ठीक है। तो एटम के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो ये सेम होता है जब भी हम आयन की बात ना कर रहे हो, सिंपल एटम की बात कर रहे हो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ना जिसने लूज किया ना गेन किया, ना प्लस चार्ज है ना माइनस, उस केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। तो ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये होता है। दूसरी चीज हमारे पास आती है मास नंबर, मतलब इसका भार। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इनका जो मास है, पूरे एटम का मास, वो न्यूक्लियस में सिमट के रहा होता है ना। तो उस मास नंबर किसको मिलाकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर, ऊपर हमने इक्वल टू लिखा था, प्लस नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा मास नंबर अलग आ रहा है ना, एक का मान लो आपके पास 35 आ रहा है, एक का 37, तो इसका मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, बराबर दोनों में नहीं है, एक में 35 है, एक में 37 है। दिस इज बिकॉज आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कहता है इसका कारण क्या है, कहता है प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन का तो नंबर अभी भी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जितना ही है, मतलब दोनों केसेस में एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है, प्रोटॉन का नंबर सेम। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो कार्बन के लिए ले लेते हैं, तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर भी 6 है, करेक्ट। तो मास नंबर हमारे पास कार्बन का मान लो अगर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर तो 6 है, वो तो बदलेगा नहीं, और न्यूट्रॉन का नंबर फिर इस केस के लिए क्या आ गया, 6। वहीं अगर मास नंबर 14 आ रहा है कार्बन का, तो प्रोटॉन का नंबर तो नहीं बदलेगा, 6 ही होगा, तो न्यूट्रॉन का नंबर बदल के कितना हो जाएगा, 8। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन में हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। लेकिन अगर उसका मास 35 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 17। बचा हुआ आपके पास जो एक्स्ट्रा बच गया, दैट इज 18 जो यहाँ बच रहा है, 18 आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे पहले केस के लिए। दूसरे में जब 37 हो रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बराबर ही रहेंगे, बदलेगा कौन, यहाँ आपके पास बदलाव आएगा, और देखो न्यूट्रॉन का नंबर आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमारे आइसोटोप्स के अंदर कौन चेंज होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने सारी समझानी थी, इसीलिए सारा हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना ध्यान दिया है। नाउ सिंस द आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है न्यूट्रॉन का ही नंबर अलग अलग है, तो इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग आती है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द अदर हैंड सिंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। तो आप इसमें हाईलाइट करने की क्या बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनमें डिफरेंट होती है, क्योंकि
अंदर से न्यूट्रॉन, अब मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझो, जितने भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है या कह लो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो किस पे बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से बाहर से इंटरेक्ट करते हैं, तो सारा इलेक्ट्रॉन पे लेना देना होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर अब सेम है दोनों केस के लिए, 35 और 37 के लिए इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर सेम है, सारा ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है दोनों के लिए, 35 वाले की भी 37 की। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अंदर से उसके दिल की बात बताती है, और दिल में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर अलग होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा? यहाँ पे हमने समझा आइसोटोप। आ जाते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में। वी हैव लर्नड आइसोटोप आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 मास वाले को ये कहते हैं, मतलब सबका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इनका मास नंबर 1, 2, 3 होता है। मतलब एक मान लो 1 यूनिट्स का, ये 2 यूनिट्स का, ये 3 यूनिट्स नहीं तो किलो में समझो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। एक वाटरमेलन 1 किलो का, 1 2 किलो का, 1 3 किलो का है क्या? वाटरमेलन ही। नाउ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द 3 आइसोटोप इन नेचर इज इन द रेशियो। अब कहता ये जो हमारे पास है आइसोटोप्स, तो इनकी अब किस रेशियो में इनकी अबंडेंस है? अबंडेंस का क्या मतलब होता है? अबंडेंस है कि मैं सिंपल से बताऊं कि नेचर में किस रेशियो में पड़े हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो कहता है 1 वाला आपका 1 है, जो आपका मास 2 है वो 10⁻², मतलब 1/100 इंटू 15 के बराबर है, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.15 के बराबर है। बल्कि तीसरा 10⁻17 के बराबर है। 10⁻17 का मतलब होता है 1/1 के साथ में 17 जीरो लगा दो। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स में प्रॉब्लम है तो 1/10 लिखने का मतलब होता है 0.1, 1/100 लिखने का मतलब होता है 0.01। वही अगर 1/1000 है तो इसका मतलब होता है 0.001। अब 1/1010 नहीं है बल्कि 17 जीरोस हैं, तो इसका मतलब 0.16 जीरो आने के बाद 1 आएगा, तो बहुत छोटा नंबर है। तो ये आपके यहाँ पे क्या बताइए, इन्होंने साफ साफ रेशो बता दी है। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये रेडियो एक्टिविटी से थोड़ा सा इस तरफ है। अभी हम आगे का देखते पहले। हाइड्रोजन अकरिंग इन नेचर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द एटम ऑफ प्रोटियम। कहता मेनली प्रोटियम होता है, ठीक है। और 0.015 ये तो मैंने आपको बता दिया ना आपका, आई गेस मैंने वेट सेकेंड 15 और 10⁻², तो ये आपका 0.15 आता है। एंड देन इसकी परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो परसेंटेज कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.15 0.0156, यानी इतनी परसेंट आपका ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है, ड्यूट्रियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपने सीजे देखो, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ड्यूटेरियम ही आएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, कहता है प्रोटियम आपका सबसे ज्यादा पड़ा होता है, ड्यूटेरियम आपका 0.0156% होता है, मतलब 1% से देख लो ना कितना छोटा है। इसके अलावा कहता है ट्राइटियम का क्या सीन है? कहता है जो ट्राइटियम रह गया ना आपका, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तभी हम रेडियो एक्टिविटी में हाइड्रोजन समझ रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो कार्बन तो नहीं समझ रहे, क्योंकि उसमें यहाँ पे हम सीन नहीं है। हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास प्रेजेंट है हमारा एक नेचुरल आइसोटोप, कौन है? हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ ऑल द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट आर नॉट सिमिलर। कहते हैं एक एलिमेंट के सारे आइसोटोप एक जैसे नहीं हो सकते, तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द 3 हाइड्रोजन ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। तो कहते हैं यार यहाँ पे सिर्फ ट्राइटियम जिसका मास नंबर 3 है, सिर्फ वो ही रेडियो एक्टिव है इन नेचर, बल्कि जिनका मास नंबर 1 है और 2 है वो रेडियो एक्टिव भी नहीं है। तो कितने फर्क है ना। जैसे मान लो कलर वाइज नहीं तो हाइट वाइज मान लो कि पहला बच्चा बहुत लंबा, सेकंड बच्चा बहुत लंबा, तीसरा बच्चा हाइट में छोटा, ठीक है। तो कहता जरूरी नहीं है सबके सब सिमिलर हों। तो देखो हो गया ना, एक डिसिमिलरिटी आ गई ना कि पहले 2 बच्चे आपके 6'2" हाइट के और तीसरा बच्चा आपका 4'8" हाइट का, तो आगे डिसिमिलरिटी। कहता वैसा ही यहाँ पे भी डिसिमिलरिटी है, पहले दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है, लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है। अब कार्बन कहता है कार्बन में जो 12 वाला है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन 14 वाला रेडियो एक्टिव। पहले मैंने रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट आपका कार्बन और हाइड्रोजन के लिए नहीं बताकर सिंपल जो लास्ट वाले मेंबर्स हम यूज करते हैं उन्हीं को बताया ताकि आपके जो जनरल नॉलेज है वो खराब ना हो। हाँ जाते हैं अब इसमें देखो, हम जो 12 वाला कार्बन नॉर्मली यूज करते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि 14 मास वाला कार्बन रेडियो एक्टिव होता है। नाउ फॉर द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन 14 मास नंबर है। कहता है ये वाला नॉन रेडियो एक्टिव है,
लेकिन 13 वाला मतलब इसमें से एक मास नंबर कम कर लो, अब ये जो नाइट्रोजन बन गया ये रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे ही हमारे पास अगले एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, जिसमें 30 वाला, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन में रेडियो एक्टिव नहीं है बल्कि 27 वाला है, 30 वाला नहीं है, 27 वाला है रेडियो एक्टिव। तो इससे आप देख सकते हो। अब आपको इतनी सारी एग्जाम्पल तो मुझे पता याद नहीं रहेंगी, तो आप एक हाइड्रोजन की कर लो और कम से कम एक कार्बन के जरूर कर लेना यहाँ पे एग्जाम्पल कि कौन रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे पास है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप एमिट्स अल्फा बीटा गामा रे, देयरफॉर दीज रेडियोएक्टिव आइसोटोप कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। अब क्या था, देखो आप अल्फा बीटा गामा रेस को छोड़ो, मान लो आपके पास ना ऐसी 3-4 ना एलईडी बल्ब्स हैं, उनमें से ना कोई 4 खराब है, मान लो आपके पास 5 थी, 4 खराब है, ठीक है। तो आपने क्या किया, और एलईडी बल्ब भी पता है वो वाली है जो पानी में डालो तो लाइट ऑन करती है। तो क्या होगा, जब आप उनको पानी में डालोगे तो जो सही होगी वो ग्लो करेगी, 5 में से जो सही होगी ग्लो करेगी, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये वाली आपकी सही वाली है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, कहते हैं आपने डाल दी यहाँ पे एलिमेंट्स रख दे, अब जिनमें रेडियो एक्टिव होगा वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा होगा, बाहर निकल रहे होंगे उसमें से अल्फा बीटा गामा, जैसे वहां पे लाइट निकल रही थी ऐसे ही अल्फा बीटा गामा यहाँ पे रेज निकल रही होंगी, उसे पता चल जाएगा हाँ जी यही वाला है रेडियो एक्टिव वाला। The radioactive isotope of an element can be further distinguished from their half life period। या तो उनकी हाफ लाइफ पीरियड से भी उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। हाफ लाइफ पीरियड मतलब उनका हाफ लाइफ पीरियड एकदम नाम से पता चल रहा है। अब जैसे कहते हैं यूरेनियम 235 वाले का हाफ लाइफ कितनी है, 7.1 × 10⁸ ईयर्स, इतनी ज़्यादा लाइफ टाइम है, ठीक है, मतलब इतने टाइम तक ये रह सकता है, और ये भी हाफ लाइफ पीरियड बताया हमने। अब ये 238 वाला देखो 4.5 × 10⁻⁷, तो इससे एकदम 10 का नंबर कम, मतलब इंटू 10 करते हैं ना, जैसे 1 × 10 10। अब वही देखो ना, लाख इंटू 10 करोगे 10 लाख, कितनी बड़ी वैल्यू हो जाती है। और वैसे ही 10 लाख को एक 10 से डिवाइड करो क्या बनता है, लाख, है ना चेंज। तो यहाँ पे एक हिसाब से इसको कम जीरोस मानकर एक हिसाब से माने, जैसे ये 10 लाख है, एक जीरो कम करके 1 लाख आया, तो वैसा ही कुछ फर्क आता है 10⁸ से 10⁸ में आने में भी। इसके अलावा कहता है 235 वाले का 7 साल इंटू 10⁸ ईयर्स है। 10⁸ का मतलब है 1.8 जीरो लगाने हैं, ठीक है, तो करोड़ से भी ऊपर गया आपका नंबर, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास अगला क्या है, हमारे पास ये सेकंड आप देख सकते हैं 10⁻7 के लिए। अगला क्या है आपके पास, 10⁻7 के लिए आपके पास वैल्यू आ रही है। अगला इसके बाद 23 मिनट्स, अगले की लाइफ टाइम कितनी है, सिर्फ आधा हाफ लाइफ टाइम देखे तो कितने की है, 23 मिनट की। सोचने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट की लाइफ टाइम है यहाँ पे। अगर आप जैसे ही 10⁻7 वाला, या मान लो 4.5 करोड़ है साल इसमें, और ये क्या है 7.1 × 10 करोड़ है, ठीक है, करोड़ 10 करोड़, क्योंकि हम अगर आप देखो तो करोड़ में आपके जीरोस कितने आते हैं, 1, लैक्स वाले जीरोस, 1000 वाले जीरोस एंड 3 जीरो, तो 3 3 6 और एक 7 जीरो, तो ये होता है 1 करोड़। इसे हम कहेंगे 10⁻7। तो 1 करोड़ साल इंटू 4.5 ये है 238 की, 10 करोड़ साल इंटू 7 मतलब 70 करोड़ साल, ये है 235 की, बल्कि 239 वाला सिर्फ 23 मिनट के लिए उसकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ ऑफ सम कॉमन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस आर गिवन। रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैविंग लो एटॉमिक नंबर सच एज नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कहते हैं इनका एटॉमिक नंबर कम है ना, आर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मीन नॉन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स हैविंग हाई एटॉमिक नंबर जैसे रेडियम है, थोरियम है, एक्टीनियम है, तो ये ऑलरेडी हमें नेचर में मिलती, तभी हमें इसी के बारे में जानकारी ज्यादा होती है, उनके बारे में कम। Element having atomic number greater than 92 are all radioactive but are prepared by artificial means because they do not occur in nature। ये तो जो 92 के बाद वाले हैं ना सबके सब, वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल ही बनाए जाते हैं। तो देखो छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले आर्टिफिशियल बनेंगे, उसके बड़े एटॉमिक नंबर वाले नेचुरल होते हैं, 92 से बड़े वाले फिर से आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो, ये नेचुरल वाले हैं, और इनका ये देखो 100 करोड़ से भी तां जा रही है, वैल्यूज बढ़ रही है, और आप इसमें चेक कर सकते हो। आर्टिफिशियल वाले की 15 घंटे, 8 घंटे, 14 दिन, 5 साल, 28 साल, 55 सेकेंड्स, 55 सेकेंड्स, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 55 सेकेंड्स के लिए भी जिंदा रहता है, सोचो, हाफ लाइफ उसकी 55 सेकेंड्स की होती है, और यहाँ पे 5730 ईयर्स। तो आप इसको बड़े नाम से देख सकते हैं। एंड इसी के साथ आपका जो ये कंसेप्ट आपका डन होता है, ये चीज़ तो ऑब्वियसली आपको ध्यान में नहीं रहेगी, आप इसमें लाइफ
लाइफ टाइम का ना रखो तो आप बस एक टेबल ऐसे भी बना सकते हो कि आर्टिफिशियल की कुछ एग्जांपल दे दो, 2-3 दे दो बहुत है, और नेचुरल की 2-3 एग्जांपल दे दो। ऐसे टेबल नहीं बनाकर लिखना, तो बस एक नीचे लाइन में लिख दो कि आर्टिफिशियल के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं और हमारे पास नेचुरल में कौन से होते हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स भी बहुत होंगी। तो इस वीडियो में हमने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।